हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं आज क्या था। टुडे इज 14 फेब। चलिए देखते हैं क्या है। पहले तो 11, 12, 13 का क्या आया क्या नहीं। आप लोग कह रहे थे कि सर डेली आया करिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, एक एक मिनट की भी वीडियो ना बनती, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा कंसोलिडेटेड होने देते हैं, फिर आते हैं। फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप चाहते हैं कि अगर 1 मिनट हो तो 1 मिनट के लिए आ जाया करूँगा मैं, 2 मिनट की भी होगी तो 2 मिनट के लिए। आई थॉट कि इतना कुछ नहीं है तो मैं इसलिए इकट्ठा करके आया हूँ। देखिए, 11th को एडिटोरियल पे था रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर लोकल्स। ये बहुत टाइम से न्यूज़ में आ रहा है। 9 मार्च को भी आया था इसके ऊपर आर्टिकल, 15 मार्च को भी आया था लास्ट ईयर। क्या है कि जब जो हरियाणा की वजह से ये सारी न्यूज़ में चल रहा है, तो जैसे जैसे वो न्यूज़ में आता है ना, तो उसके ऊपर आर्टिकल्स आते रहते हैं। हर बार पढ़ने की, हर बार अपने को ब्रशअप करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर लोकल्स पे हमने 9 मार्च 2021 15 मार्च को बना रखा है जो है हिसाब किताब। उतना ही करिएगा, उतना ही लिखाइएगा, आपके नंबर आ जाएंगे। उसी दिन 11th फेब को पेज 12 पे था, आरबीआई रिटेन्स स्टेटस को टू स्पर ग्रोथ। ये स्टेटमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं प्रीलिम्स के लिए, कि जैसे आ जाता है कि ग्रोथ के लिए कि क्या 4 पॉइंट्स आगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनमें से कौन सी ऑप्शंस अच्छी हैं। तो याद रखिएगा कि आरबीआई जब अपने रेट्स इंक्रीज नहीं करती है, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज नहीं करती है, दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू स्पर ग्रोथ। क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट नहीं बढ़ा रही है, ब्याज नहीं बढ़ा रही है, तो आदमी को सस्ते दर पे, सस्ते ब्याज पे लोन मिल जाएगा, तो ईजिली वो लोग अपना बिजनेस एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 12th को एक था पेज 1 पे आईआईपी कोर सेक्टर्स, और वो ही बैंकिंग के पेज पे भी दे रखा था, बिजनेस पेज पे। तो याद रखिएगा आईआईपी की ग्रोथ क्या हो रही है, कोर सेक्टर्स की ग्रोथ क्या हो रही है। हर बार का आपको डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट नीडेड, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपको बेसिक्स पता होना चाहिए आईआईपी में क्या है, कितना इसका कोर सेक्टर्स का कितना इंडेक्स में शेयर है, कितना नहीं, कोर सेक्टर्स में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं। उसके लिए आप 4 जनवरी का सुनिए, लास्ट ईयर 4 जनवरी 2021 कह रहा हूँ, 2022 नहीं, 4 जनवरी 2021 का सुनिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आते हैं 13 फेब को। 13 फेब को इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज 7 पे था, जिसमें इंडिया ने कहा, दे रखा है कि इंडिया जो 50,000 टन जो वीट देगा, तो वो अफगानिस्तान में हैंड ओवर कर देगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, कि आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ों से न्यूज़ निकालनी चाहिए आप लोगों को, ऐसी ऐसी चीज़ों से कि एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दे रखा है, उसको पकड़ के आपको उसका थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। धीरे धीरे आप लोग जो नए हैं उनको भी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये नहीं है कि 2 घंटे लगा दिए अपने न्यूज़पेपर पढ़ने में और पता चला प्रोडक्टिव कुछ नहीं निकला। तो हमेशा ध्यान रखिए, पॉलिटिकल न्यूज़, ये फालतू के जो इलेक्शन को लेके चल रही है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनको तो बाहर से देखा खत्म करा, बाहर से देखा खत्म करा। आप किसी का इंटरेस्ट है, बात अलग है, आप पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें देखना कि जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे उसमें दे रखा था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वालों को देंगी, तो आपके अंदर एक क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है क्या चीज़ यार, ये जो इसको दे रही है। तो उसके ऊपर रिसर्च आती है, चलो वो हम आपको करके दे ही रहे हैं। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है एक लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वो क्या करती है, वर्क करती है कम्युनिटीज़ के साथ, फूड असिस्टेंस इन इमरजेंसीज प्रोवाइड करती है। अब इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इसके ऊपर क्या पूछा जा सकता है कि किसकी है बॉडी, ये किसने बनाई थी, कब बनी थी। हो सकता है आपको गलत कोई डेटा दे दे और पूछें कि इनमें से कौन सा ठीक है। तो अपने आप पॉइंट पे स्टिक रहिएगा, अपनी चीज़ों पे स्टिक रहिएगा। 1961 में फाउंड हुई थी, इसको फाउंड आउट किया था, बनाया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, रोम में है, इटली में, ठीक है। इनकी एक कमिटमेंट है, उसकी क्या कमिटमेंट है कि हमने हंगर को ख़त्म करना है, फूड सिक्योरिटी अचीव करनी है एंड इम्प्रूव करना है न्यूट्रिशन बाय 2030। ये डेट ईयर याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनका कोई अपना इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है फंड्स का, ये फंडेड होती है इंटायरली बाय द वॉलेंट्री डोनेशंस, कि जो भी इनको डोनर हो। प्रिंसिपल जो डोनर्स हैं इनके, वो गवर्नमेंट्स हैं। और इनकी डोनेशंस ऐसा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट से ही आती, प्राइवेट सेक्टर से भी, इंडिविजुअल से भी आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट में मेन, मगर इनकी जो मेन डोनर है वो गवर्नमेंट्स हैं। जो 2/3 इनका काम है, मतलब ये लगा के चलिए कि 66% जो ये काम करते हैं, ये वो उन एरियाज़ में काम करते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड है कंट्रीज़, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को इनकी। और शेयर द मील, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेयर द मील, इसलिए मैंने इनको और ज़्यादा बोल्ड कर दिया है।
ये जो इनका इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, आपसे पूछ सकते हैं कि शेयर द मील किसका इनिशिएटिव है, या यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का इनिशिएटिव शेयर द मील है क्या नहीं, ये ऐसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो अपने पॉइंट्स अच्छी तरह याद रखिएगा। इनको नोबेल प्राइज़ फॉर पीस भी मिला था 2020 में, सो इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आपसे पूछा जा सकता है। और इनकी एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, मतलब ये लेके आते हैं, डेवलप ये नहीं करते, ये रिपोर्ट को डेवलप कोई और करता है, बनाता है कोई डेटाज वगैरह सब कलेक्ट कोई और करता है, बट इनकी ही रिपोर्ट है क्योंकि यही पब्लिश करते हैं इसको। आते हैं आज की न्यूज़ पे। आज पेज वन पे आपने देखा होगा, बहुत छोटी सी बात है कि एलआईसी का, आपको पता है गवर्नमेंट शेयर लेके आ रही है, 5% डाइल्यूट करना चाह रही है वो अपना शेयर, तो वो आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो आईपीओ से लाने से पहले, मतलब अगर आपने पब्लिक से पैसा उठाना है, शेयर्स में अपने आप को, कंपनी को लॉन्च करना है, शेयर्स में अपना नाम लेके आना है और शेयर्स में अपने कंपनी को लिस्ट करना है ताकि वो पब्लिक से आप पैसा उठा सको, तो उससे पहले क्या प्रोसेस होता है, एक ड्राफ्ट होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये सब्सक्रिप्शन, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए पूछा जाता है और पूछा भी गया है एक दो बार। तो ये जिनको पता है उनके लिए छोटी बात होगी, वो ना ध्यान दें, बट जो नए हैं उनको पता होना चाहिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, जब कोई भी कंपनी अपना पैसा रेज करना चाहती है मार्केट से या पब्लिक से, तो वो क्या करती है, सबसे पहले सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशंस जो होती हैं, चाहे हमारे यहाँ सेबी है या किसी कंट्री में कोई भी होगी, तो वहाँ पे वो अपनी कंपनी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट में देती है कि हमारे बिजनेस क्या है, हमारा फाइनेंशियल्स क्या है, हमारी कंपनी के प्रमोटर क्या है, मैं क्यों पैसा उठाना चाह रही हूँ, और अगर पैसा उठा रहा हूँ तो उस पैसे को मैं कैसे यूज़ करूँगा, और उस बिजनेस में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं जो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और सारी डिटेल्स होती है। बट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस प्रोस्पेक्टस में ये अपना प्राइस, क्या वो शेयर किस प्राइस में लॉन्च करेंगे या कितने ज़्यादा शेयर्स ऑफर करने वाले हैं, वो इसमें नहीं दिया होता। याद रखिएगा, जो इट डज़ नॉट इंक्लूड डिटेल्स ऑफ द सिक्योरिटी इशू, जैसे कि प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स वो कितने ऑफर करने जा रही है, वो लोग उस टाइम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को उस प्रोस्पेक्टस में नहीं देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक़्त पेज 5 पे तो आपने देखा होगा, रामनाथ कोविंद जी जो हमारे प्रेज़िडेंट हैं, वो गए हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का वो देखने। तो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, आपने देखा होगा कि पहले भी आया हुआ है ये, जब हम लोगों ने लेक्चर नहीं दिया था, तो मैं वही कह रहा था आपको कि अगर कुछ मिस हो रहा था तो ये नहीं है कि दोबारा वो करो, वो बार-बार रिपीट होती हैं चीज़ें, तो हम अपना मेकअप कर पाएँगे। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बेसिकली स्टैच्यू है राम मनोजाचार्य जी का, जो बन रहा है हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स पे, तेलंगाना। 216 फीट का स्टैच्यू है, इसको पंचलोहा से बनाया गया। पंचलोहा मतलब 5 चीज़ें, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड ज़िंक। थोड़ा-सा इनका बारे में पता होना चाहिए। ये 1017 में पैदा हुए थे, तमिलनाडु में हुए थे, ये याद रखिएगा। ही वाज़ वैदिक फिलॉसफर एंड सोशल रिफॉर्मर, तभी नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि ये सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने कहा था कि मंदिर सबके लिए खोलो, भगवान सबका है, हम सब भगवान के और भगवान भी सबका है। ऐसा ऊँच-नीच कुछ नहीं होता, ब धर्मवाद कुछ नहीं होना चाहिए। इन्होंने रिवाइव की थी भक्ति मूवमेंट, क्योंकि आपको पता है उस टाइम थोड़ी-सी फिलॉसॉफिकल मूवमेंट्स ज़्यादा शुरू हो गई थी, जैसे कि योग करिए, अपने ज्ञान से भगवान को पाइए। एक तरीका होता है ना भगवान को पाने का, कि आप एक तो या तो ज्ञान से पा सकते हैं, एक हो सकता है भक्ति से पा सकते हैं। तो इन्होंने रिवाइव की थी भक्ति मूवमेंट, और इनके जो प्रीचिंग्स हैं उन्होंने कई भक्ति स्कूल ऑफ थॉट्स को इंस्पायर किया। चाहे हम उनके बाद आने वाले टाइम में रामानंद जी की बात करें, अन्नामाचार्य की बात करें, रामदास की बात करें, त्यागराज जी, कबीर जी, मीराबाई, सबको इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। ये फेमस चीफ प्रोपोनेंट थे विशिष्ट अद्वैत। याद रखिएगा, विशिष्ट अद्वैत जो फिलॉसफी है, अद्वैत नॉन डुअलिस्टिक फिलॉसफी है ये वेदांत की, तो उसके चीफ प्रोपोनेंट रहे ये। इन्होंने 9 स्क्रिप्चर्स लिखे जिसको नवरत्न कहा जाता है। इनकी जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन थी, वो थी कि इन्होंने कहा था वासुदेव कुटुम्बकम को रिवाइव किया था प्रोपगेशन को। याद रखिएगा, इन्होंने दिया नहीं था। इनसे पहले भी ऐसे तो जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने भी वासुदेव कुटुम्बकम की बात की थी। बट इन्होंने दोबारा उसको रिवाइव किया, वासुदेव कुटुम्बकम को, कि जैसे उसका मतलब होता है कि सारा संसार ही मेरी फैमिली है। और उनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटिंग्स हैं, उन्होंने वेदांता सूत्रस के ऊपर लिखा, श्री भाष्य के नाम पे। उन्होंने भगवद गीता के बारे में लिखा, गीता भाष्य के उस पे। और इनके अदर राइटिंग्स जो हैं वो है वेदार्थ समग्रह, ठीक है? जिसमें उन्होंने वेदास के जो वेद हैं, उनका एंड लिखा है कि इसका क्या निचोड़ निकलता है, क्या नहीं, ठीक है? उसके बाद एक अपने टीएनसी जो पेपर आता है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, उस पे देखा होगा डॉक्सिंग। आजकल लोग डॉक्सिंग को लेके बड़ी न्यूज़ चल रही है, क्योंकि उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी थोड़ा वो कह रखा है, भैया डॉक्सिंग को लेके थोड़ा ध्यान रखिए।
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, आपको डॉक्सिंग का आपको मीनिंग पता होना चाहिए ताकि आप किसी बात का जवाब दे सकें। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी के अदर लोगों के पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे डाल देते हो विद मालिशियस इंटेंट कि इसका एड्रेस क्या है या ऐसा क्या काम है, कुछ भी लेके, जिससे उस चीज़ को उस वजह से जिस वजह से उस इंसान को हैरेसमेंट या साइबर अटैक्स का सामना करना पड़ता है, कुछ भी आप ऐसी चीज़ डाल दो जिससे उस आदमी की पर्सनल इंफॉर्मेशन या कुछ भी जिससे उसको इन फ्यूचर हैरेसमेंट का या साइबर अटैक का सामना करना पड़ सकता है, उसका विक्टिम बन सकता है, तो उसको कहते हैं डॉक्सिंग। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल। एंड किसी ने पूछा सर मैंने 2023 में देना है फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैं कब से शुरू करूं? तो देखिए, आपके लिए तो बेस्ट टाइम है जनवरी 2022, 1-1.5 साल पहले से आपको कर देना चाहिए शुरू, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी और उसके लिए भी। ठीक है, तो आप जनवरी 2022 से शुरू करिए। आई थिंक यू विल सिल थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय, टेक केयर।